वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू आवर इंडियन एयरफोर्स पायलट जो कि गगनयान प्रोजेक्ट के लिए चुन लिए गए हैं। ये रशिया से अपना ट्रेनिंग ले रहे थे और पूरा करके आ चुके हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रोहित पांडे। आप हैं संत कबीर विद्यापीठ के चैनल पे और कहा जाए कि करंट अफेयर्स का शो है, तो इससे आप बिल्कुल ऐसा मान सकते हैं। एक दिन पहले की न्यूज़ है कि मोदी जी ने, और ये द हिंदू की कटिंग है जहां पर आज उसकी हेडलाइंस है, इंडियन एयरफोर्स पायलट नेम्ड एज पॉसिबल गगनयान क्रू। 4 लोग हैं, ये 4 लोग चुन के आ चुके हैं। लेकिन इन 4 लोगों से पहले अगर हम शुरू करें कि हमारा जो हमने पहली बार सोचा था कि हमारा कोई भी जो एक साइंटिस्ट है वो अंतरिक्ष में होना चाहिए, तो ये बात चली जाती है 1982 में कि इंडिया का एक साइंटिस्ट जो कि स्पेस में जाएगा, या कोई एयरफोर्स पायलट स्पेस में जाएगा, या कोई पर्सन स्पेस में जाएगा, वो इंडिया का होगा, तो वो थे राकेश शर्मा। 1966 में इन्होंने एनडीए को ज्वाइन किया। 1970 में ये इंडियन एयरफोर्स के पायलट बनते हैं और 1984 में ये फर्स्ट इंडियन ट्रैवलर बनते हैं स्पेस के। और जब स्पेस में ये 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट बिता कर आते हैं, तो इंदिरा गांधी इनसे पूछती हैं, हमारी उस समय की जो प्राइम मिनिस्टर हैं, फॉर्मर पीएम, और इंदिरा गांधी इनसे पूछती हैं कि अंतरिक्ष में, स्पेस में जो सबसे सुंदर चीज आपने देखी वो क्या थी? तो इनका जवाब होता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। फिर ये तो थे पहले व्यक्ति, और उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया ये 1984 की जो कटिंग है यहाँ पे लगाई है मैंने। राकेश आवर फर्स्ट इंडियन स्पेसमैन, पहले आदमी थे जो कि ये अंतरिक्ष में गए थे। हालांकि वर्ल्ड के पहले जो पर्सन है जो कि स्पेस में गए, वो आपका यूरी गागरिन रशिया के होंगे। उसके बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो कि चंद्रमा पे जाते हैं, अपोलो 11 मिशन के द्वारा 1969 में उनका मिशन रहता है। गगनयान मिशन इंडिया का सबसे ज़्यादा बड़े बजट का प्रोजेक्ट है, जो कि 10,000 करोड़ का इसका बजट है। इसमें जो हमारे एयरफोर्स पायलट हैं 7 दिन बिताएंगे। लेकिन इस गगनयान प्रोजेक्ट को कब सोचा गया था? जब पीएम आए थे तभी सोचा था उन्होंने? नहीं, ये सोच तो लंबे समय से चल रही थी, लेकिन बजट की बात थी कि बजट इतना भारी भरकम कैसे पास हो पाएगा, इंडिया प्रोजेक्ट ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, क्योंकि पहले हम कभी स्पेस में गए नहीं थे। तो हमने, और ये भी दिक्कत थी कि क्रायोजेनिक इंजन, तो क्रायोजेनिक इंजन हमारा 2014 में इसका सक्सेसफुली फ्लाइट जो वो ले लेता है। 2014 में मोदी जी बन के आते भी हैं पीएम, और उसके बाद 2018 में जाकर ये बात तो पूरी तरह से अप्रूव्ड हो जाती है कि इंडिया को अपना स्पेस प्रोग्राम बहुत ही जोरों शोरों से शुरू कर देना चाहिए। तो ये इसका बजट भी सैंक्शन हो जाता है, और ये बात होती है कि हम अपने सबसे भारी भरकम रॉकेट जो कि जीएसएलवी मार्क 3, जिसे बाहुबली भी कहा जाता है, उससे भेजेंगे। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हमने डिसाइड भी कर ली कि हम उनको व्योमनॉट्स बोलेंगे। सारी दुनिया एस्ट्रोनॉट बोलती है, हम उन्हें व्योमनॉट बोलेंगे। और क्योंकि व्योम, संस्कृत में व्योम का मतलब स्पेस होता है, तो स्पेस में जाने वाले लोग, स्पेस में जाने वाले ये 4 लोग हैं। 4 लोग में कौन? ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन जिनकी एज 47 है, अंगद प्रताप 41, अजीत कृष्णन 41, ये सब ग्रुप कैप्टन हैं जिनकी एज, ये इन दोनों की एज सिमिलर है, इनकी 47 है। उसके बाद यंगेस्ट में हमारे विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला जो कि 38 ईयर्स के हैं, सभी इंडियन एयरफोर्स के पायलट हैं। इसके पहले हमारे 2 और ऐसे लोग रहे हैं जो कि स्पेस में गए हों। उनमें कल्पना चावला जो कि कोलंबिया स्पेस प्रोग्राम के अंतर्गत 2004 में थी, जिनका दुर्घटना हो चुका था। वापस लौटते समय उस स्पेस शटल में वो स्पेस शटल अपना प्रोग्राम पूरा कर चुका था, अपना मिशन पूरा कर चुका था। वापस आते समय उसकी एक टाइल में कहीं कोई गड़बड़ी आ गई थी। ऊपर हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए लगाई जाती है, और उसके टूटने की वजह से पूरा का पूरा जो स्पेस शटल है वो ब्लास्ट कर जाता है, और उसमें सभी जो स्पेस के यात्री रहते हैं उनकी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो जाती है।
ये है वो हमारे 4 पायलट जो कि स्पेस में जाएंगे। स्पेस में जाने के लिए क्रायोजेनिक इंजन एक बड़ी ही महत्वपूर्ण कड़ी होती है, क्योंकि जो आपको एक जो रॉकेट दिखाई देता है, इस रॉकेट में ये यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पेलोड भरा होता है। जो हमारे स्पेस के जो स्पेस प्रोग्राम के हमारे जो साइंटिस्ट या एयरफोर्स पायलट जाएंगे, वो यहाँ पर पेलोड के रूप में सबसे ऊपर यहाँ बैठे होंगे। जो सैटेलाइट भेजी जाती हैं वो भी यहीं पर रख के भेजी जाती हैं। यहाँ पर फ्यूल भरा होता है और बाकी ऑक्सीजन सिस्टम होता है, या अलग से रॉकेट बूस्टर लगाए जाते हैं जो कि अर्थ के लोअर अर्थ ऑर्बिट तक जाने के बाद ये खुल जाते हैं। उसके बाद क्रायोजेनिक इंजन अपना काम करना शुरू करता है। क्रायोजेनिक इंजन शुरुआत में भी इसको मैक्सिमम थ्रस्ट प्रोवाइड करता है, जिसमें कि क्रायोजेनिक इंजन सबसे इम्पोर्टेंट रोल अगर देखा जाए तो जब 90s की बात हम करें, 90s में जब हमारे एपीजे अब्दुल कलाम हमारे साइंटिस्ट थे, उसके बाद नंबी नारायण नंबी नारायण काम कर रहे थे सॉलिड फ्यूल पे, और जो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम थे वो काम कर रहे थे लिक्विड फ्यूल पे। अब अमेरिका को ये पता चलता है कि अगर इन्होंने क्रायोजेनिक इंजन डेवलप कर लिया तो ये, क्योंकि एक लंबा गेम चल रहा था कि स्पेस टूरिज्म और वहां से बहुत बड़ी इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलने वाला था। तो अमेरिका ने कुछ अपनी साजिश रची और सीआईए के कुछ खुफिया अधिकारियों को भेजा और इनके पास इनको गिरफ्तार करवा दिया कि ये अपने सीक्रेट जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके पेपर्स पाकिस्तान को भेजते हैं। उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया। हालांकि कई साल तक वो अपना कोर्ट केस लड़ते रहे, बाद में जीते, कोर्ट ने माफी मांगी, उनको जो भी कंपनसेशन वैल्यूज हैं वो सारी दी गई। लेकिन इंडिया का जो स्पेस प्रोग्राम है क्रायोजेनिक इंजन का, वो लगभग 20 साल पीछे छूट गया। वरना हम ये क्रायोजेनिक इंजन और जो चंद्रयान के प्रोजेक्ट्स या फिर बहुत दूर तक जो हमारे प्रोजेक्ट है उसको बहुत पहले ही पूरे कर लिए होते। इसरो अपना फंडिंग खुद से जुटा लेता, लेकिन ये हो न सका। फिर क्रायोजेनिक इंजन हमने 1982 से एक्सपेरिमेंट करते हुए 2014 तक जाकर इसे सक्सेसफुली हम बना लेते हैं। और ये क्रायोजेनिक इंजन बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे अदा करता है। ये उसका एक फर्स्ट लुक है। क्रायोजेनिक इंजन के साथ हम जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट यहाँ पर सबसे दूर होता है। ये अर्थ के रोटेशन के साथ पूरी तरह से सिंक करके चलता है। जब भी हमें कोई ऐसी सैटेलाइट भेजनी होती है जो कि मौसम मौसम वाली जो सैटेलाइट होती है वो लोअर अर्थ ऑर्बिट में भेजी जाती है, जिसका जो डिस्टेंस होता है वो 150 किलोमीटर या 400 किलोमीटर के डिस्टेंस तक होता है। अर्थ में बहुत सारी सैटेलाइट्स छोड़ी जा चुकी हैं, जो कि एक अगर पिक्चर देखें तो नासा इसको इस तरीके से दिखाता है कि बहुत इसे इसे डिब्रिस कहते हैं, ठीक है, जो कि कचरा कहा जाए। इतनी सारी सैटेलाइट्स 36,000 किलोमीटर की दूर पे हमारा बहुत सारे मतलब अगर इतनी डिस्टेंस पे हमें भेजना है तो हम जीएसएलवी का उपयोग करेंगे। हालांकि दूसरे देशों के पास बहुत सारे और भी अपने सैटेलाइट्स हैं, रॉकेट्स हैं, सॉरी। व्योमित्र के बारे में मैंने आपको बताया कि हमारे इसरो के जो पायलट्स को भेजने के बाद, इंडियन एयरफोर्स के पायलट को जब इसरो भेजेगा उसके पहले वो व्योमनॉट के रूप में हमारे व्योमित्र को भेजेगा, जो कि इंडिया का अपना खुद का बनाया हुआ एक रोबोट है। एक लंबी जर्नी रही है क्रायोजेनिक इंजन को बनाने के लिए, 1982 से लेकर 2014 तक। और क्रायोजेनिक इंजन के साथ ही इंडिया उन 6 देशों में शामिल हो जाता है जिसने क्रायोजेनिक इंजन को बनाया है, जैसे कि यूएस ने 1963 में, जापान ने 77 में, फ्रांस ने 79 में, चाइना 84, रशिया 87 और इंडिया 2014 में जाकर बनाता है। इंडिया क्रायोजेनिक इंजन 2007 में पहली बार इसे और इसका जो फेलियर है सन 2000 में जब इसको फर्स्ट इसका इंजन टेस्ट किया गया तो ये फेल कर गया। 2003 में फर्स्ट सक्सेसफुल इसका टेस्ट होता है। 2007 में रॉकेट के साथ इंटीग्रेट इसको किया जाता है। 2010 में पहली फ्लाइट इसको भेजी जाती है और 2014 में सक्सेसफुल फ्लाइट इसकी भेजी जाती है। क्रायोजेनिक इंजन को मैंने बताया है कि किस तरह से सॉलिड और लिक्विड का यहाँ खेल है, जिसमें से अगर जरा सी भी गड़बड़ हो जाए तो ये पूरी तरह से एक बॉम्ब का काम करेगा और इस वजह से बहुत सारी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इंडिया में अभी तक ऐसी कोई दुर्घटनाएं हुई नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। अगर आप अमेरिका में
नासा की या फिर स्पेस एक्स के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे, जैसे कि रीयूजेबल रॉकेट जो कि स्पेस एक्स की कंपनी स्पेस एक्स जो कि एलॉन मस्क की कंपनी है, अगर उसकी आप देखेंगे, इंडिया ने ये भी बहुत एक्सपेरिमेंट बहुत ही चरणबद्ध तरीके से इंडिया अपना काम कर रहा है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारे जो पायलट्स हैं, हमारे व्योमनॉट्स हैं, उनकी सुरक्षा। तो इसने ये भी चेक करके देख लिया कि उस कैप्सूल को जिसमें वो बैठे रहते हैं, उस कैप्सूल को अगर कहीं बीच में हमें उतारना पड़ जाए और इमरजेंसी एग्जिट करनी पड़ जाए, तो उसको किस तरीके से हम किसी सी में उसको गिराएंगे। सबसे ज़रूरी है उनकी रक्षा करना। वो हमारे लोअर अर्थ ऑर्बिट में ही रहेंगे। और इसके बाद का हमारा जो बहुत ही लॉन्ग टर्म मिशन है, जैसे कि अपना एक स्पेस स्टेशन बनाना या फिर जो स्पेस स्टेशन है उस तक पहुंचना। सो कुल मिलाकर बात ये थी कि अब स्पेस में जाने वाले सिर्फ एक पहले आदमी नहीं रहेंगे जो कि इंडियन मूल के होंगे, हमारे 4 और पायलट जा रहे हैं। इंडिया इतिहास रचने जा रहा है अपने गगनयान प्रोजेक्ट के साथ कि हम धरती पर अपना डंका बचाने के बाद स्पेस में भी अपना परचम लहराएंगे। और ये जो कुछ पावरफुल देश होते हैं, इनकी एक सुपर पावर के रूप में दिखाने की एक परंपरा होती है कि आप कहाँ-कहाँ तक फैले हुए हैं। कोई भी देश जिसका कल्चर बहुत दूर तक फैला हुआ है, जैसे कि आप जापानीज़ कभी कार्टून देखते हैं, कभी अमेरिकन कार्टून देखते हैं, कभी मूवीज़ को पसंद करते हैं। कल्चर में हेजेमनी होना, आपकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि दुनिया के हर जगह चलती हो, आपका जो पासपोर्ट है वो इतना ज़्यादा वर्चस्ववादी हो कि हर जगह चलता हो। उसके बाद आप स्पेस में टेक्नोलॉजी में हर जगह हो। फिर बात आती है कि आपका जो सेना है, तीनों सेनाओं में आप सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हों, तो इस तरह से दुनिया में सुपर पावर बनने की एक होड़ मच जाती है। इंडिया इन सभी सेक्टर्स में, इंडिया एंशिएंट रूप से, चाहे वो डेमोक्रेटिक कंट्री सबसे पुरानी डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में अपना लोहा मनवाना हो, या फिर अपने कल्चर के रूप में जो कि सबसे पुरानी यहाँ की सभ्यताएं रही हैं। जब दुनिया के लोग, जब यूरोप और अमेरिका के लोग पत्ते पहन के नाचा करते थे, तब यहाँ के जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बहुत सारी सभ्यताएं थी, वो मेसोपोटामिया और इधर दूर देशों में जाकर यात्राएं करती थी और वहां पर व्यापार करते थे। इस तरह से कल्चर रहा है हमारा। अब साइंस में भी चले आते हैं, तो साइंस में भी अपना एक बहुत ही अभूतपूर्व और बहुत ही बड़ा कदम रखने वाले हैं हमारे इसरो के जो साइंटिस्ट हैं। और ये इंडिया की भी बहुत बड़ी एक जीत, आपकी सबसे बड़ी जीत स्पेस में इंडिया का नाम दुनिया में करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है, जिसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस हमारे चैनल की तरफ से भी। थैंक यू।